बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कि केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की इनके लिए सेकंड और थर्ड की बुक्स भी चेंज हो चुकी हुई हैं, जो कि ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, कुछ बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर की जो हैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप का सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, इसका थ्योरी का एग्जाम। पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको सर्वे जो सिविल इंजीनियरिंग वन जो है इसका चैप्टर वन एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंस्ट्रक्शन, इसकी एक सेकंड टेक्निकल बुक है जिसका कोड है सिविल 153, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस 153 कोड को, जिसका प्रीवियस कोड 113 था, ठीक। और बुक का नाम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस दफ़ा चेंज कर दिया गया है नाम भी। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपको कुछ हद तक मिलता-जुलता नज़र आएगा। जैसे पे लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर 1 ब्रिक्स टाइल्स। पहले चैप्टर का नाम था ब्रिक्स एंड टाइल्स, अब ब्रिक्स टाइल्स एंड ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का टॉपिक इसमें एडिशनली ऐड किया गया है। यही सिविल फर्स्ट ईयर टेक्नोलॉजी न्यू सिलेबस 2024 टू 25 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्लीमेंट्री है वो इस बुक को फॉलो नहीं करेंगे, वो अपनी ओल्ड बुक को ही फॉलो करेंगे। ये आज के चैप्टर हम स्टार्ट करने हैं, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किलन। किलन भट्टों को कहते हैं, ठीक है। यूज्ड इन बर्निंग, सॉरी यहाँ पे BURNING, कुछ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी। अभी मैंने काउंट किया है तो अब मैं इंशाल्लाह इसके बाद इसको करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें टाइपिंग के दौरान में मिसिंग हो जाती हैं, तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए किसी ग्रामर के अंदर या किसी मतलब सेशन में किसी वर्ड के स्पेलिंग के अंदर, तो काइंडली वो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं इसको दुरुस्त कर दूंगा, ठीक है। होता है ऐसा है, मेरा कीबोर्ड जो है वो थोड़ा सा मिसिंग कर जाता है। बहरहाल, यूज्ड इन बर्निंग, BURNING, अब दुरुस्त कर लीजिएगा, ऑफ ब्रिक। यहाँ पे करेक्शन करवा देता हूँ साथ साथ रीडिंग के दौरान में। तो कहते हैं राइट द नेम, आपने नाम लिखने हैं ऑफ डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ किलन, ताम के भट्टों के, यूज्ड इन बर्निंग ऑफ ब्रिक। बर्निंग कहते हैं जलाने का अमल, ऑफ ब्रिक्स ईंटों को जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, ठीक है। तो ईंटों को जलाने वाले मुख्तलिफ किस्म के भट्टों की काम के नाम लिखे, जलाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपको दो टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द किलन। जैसे आपके इसमें तो पहला आता है टेम्परेरी किलन, जो कि होता है आरजी भट्टा। और दूसरा होता है आपका परमानेंट किलन, यानी मुस्तकिल भट्टा। ये आपको प्रीवियस बुक भी मिल जाएगा, क्वेश्चंस एडिशनल भी ऐड हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें आता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिक। फंक्शन कहते हैं इसके अंदर मकसद के लिए यूज किया गया, बुनियादी मकसद, मेन फंक्शन बुनियादी मकसद। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिक, ईंट का बुनियादी मकसद क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिक, ईंट का जो बुनियादी मकसद होता है, इज टू प्रोवाइड, मुहैया करना होता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट, स्ट्रक्चर जो होता है आपका उसको सहारा देने के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड फॉर्म दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना। और बनाने के लिए, बिल्डिंग के ब्लॉक्स बनाने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए, स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए या उसकी फॉर्म बनाने के लिए, और फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। ब्रिक आर यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट में, इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कहते हैं तामीर के काम में, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग वॉल्स, पेवमेंट्स एक्सेट्रा। वो कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स के जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन यानी तमीर के काम में, जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए, पेवमेंट के काम वगैरह के लिए, हम जो है वो ईंट को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ईंट को इमारत बनाने के लिए मौजू मटेरियल तस्वर किया जाता है, ठीक है? क्योंकि दीगर मटेरियल्स के मुकाबला में इसकी ज़्यादा है। इसका बुनियादी मकसद चुनाई का काम है, ब्रिक मैसनरी। आई थिंक इन क्वेश्चंस के दोनों के आंसर सेम भी होने चाहिए।
कोशिश किया जाएगा कि उर्दू को इंग्लिश में भी कर देता हूँ, ठीक है? और लिख के इस इंग्लिश की ट्रांसलेट उर्दू में भी कर देता हूँ ताकि आपको इस ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द जनरल साइज एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ईंट का आम और म्यारी, आम साइज भी और म्यारी साइज आपने लिखा। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है आंसर में कि नो स्टैंडर्ड साइज हैज बीन फिक्स्ड। अगर आप कोई म्यारी साइज करें ईंट का तो पाकिस्तान में, ठीक है ना, फिक्स्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ईंट का कोई म्यारी साइज मुकर्रर नहीं किया गया है, ठीक है। बट मगर द साइज ऑफ द ब्रिक, ईंट का एक साइज जो अप्रूव्ड, मंजूर किया गया है, अप्रूव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो जो आपके तमीरात का एक महकमा है, महकमा तमीरात, उन्होंने एक साइज जो ईंट का वो मंजूर करदा है, उनका जो साइज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई इंटू 11 डिवाइड बाय 60, इसको देख लीजिएगा फैक्टर को, ठीक है ना, 2 से 11/16 कहते हैं जिसको, और 4 से 3 यही चीज यहाँ उर्दू में भी लिखी आप देख सकते हैं इन चीज में। तो उसके बाद कहता है विच इज कॉमनली, आमतौर पर जो है ना जिसको हम कहते हैं 9 ज़रस 4.5 का आपका जो है वो मेरी साइज आमतौर पर हमें जो मिलता है वो इतना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आता है एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ईंटों की मुख्तलिफ इकसाम, टाइप्स के लिहाज से आप कहेंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक आएगी दर्जा अव्वल की, सेकंड क्लास दर्जा दोम की होती है ईंट, थर्ड क्लास ब्रिक होती है आपकी दर्जा सोम की ईंट। ईंट तो ये हो गई, इसके बाद अगर ईंट ज्यादा जल जाए तो उसे ओवर बर्न्ट ब्रिक कहते हैं, यानी ज्यादा पकी हुई ईंट या जली हुई ईंट, इन्हें जामा भी कहते हैं। फिर आते हैं अंडर बर्न्ट ब्रिक कहते हैं, जो कच्ची ईंटें होती हैं, कम पकी हुई ईंटें होती हैं, इन्हें आप पीली भी कहते हैं, पीला कहते हैं, पीला ईंटें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट इज फ्रॉग ऑफ ब्रिक। फ्रॉग घड़े को कहते हैं, गड्ढा होता है या कश्ती होती है, ईंट के ऊपर एक निशान सा ट्रेडमार्क होता है ना, ईंट में फ्रॉग क्या है या ईंट का गड्ढा क्या है, ठीक है, ये दोनों एक ही लफ्ज में आते हैं। गड्ढे के बारे में कहते हैं द स्मॉल डिच, डिच कहते हैं यहाँ पर गड्ढे को, द स्मॉल डिच कहते हैं एक छोटे साइज का खड्डा या गड्ढा, इज मोल्डेड या मोल्डिंग, तो आपका मतलब कि बनाया जाता है, इन अ फ्लैट सरफेस, एक चिपटी सतह पर, मोल्डिंग कहते हैं बनाया जाता है, और इन अ फ्लैट सरफेस एक चिपटी सतह पर ऑफ द ब्रिक्स, ईंट के ऊपर, ठीक है, ड्यूरिंग मोल्डिंग, ईंट की तैयारी के दौरान में, ठीक है ना, द ब्रिक विच इज नोन एज फ्रॉग, ईंट का गड़ा जो है ना इसे कहा जाता है। ये एक और थोड़ा-सा पॉइंट बनता है इसमें कि ये घड़ा ईंट को मोल्ड करते हुए बनाया जाता है। ये लिखा हुआ है ना ड्यूरिंग मोल्डिंग द ब्रिक। ईंट का ये घड़ा होता है जो कि ईंट को मोल्ड करके करते हुए बनाया जाता है। जैसे इसका जो सांचा होता है मोल्ड, उसी के अंदर ये मार्क बना होता है जिससे आप बनाते हैं। उसके बाद आता है राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक्स। ये जो गड़ा भी हम जिसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, इसके मकासद आपने लिखने हैं, इसका मकसद क्या होता है। पहला मकसद क्या है, इट इज फिल्ड विद स्पाइसेस, स्पाइस कहते हैं ये स्पेस, स्पाइसेस यहाँ पे कहते हैं जगह को, ठीक है ना, या एक सेकंड, फिल्ड विद स्पाइसेस लिखा हुआ है, मसाला तो नहीं है वैसे, वाइल मैसनरी, जबकि चुनाई में, पहले देखते हैं, कहता है चुनाई करते वक्त इसमें मसाला भर दिया जाता है, विद स्पाइसेस लिखा हुआ है, वाइल जबकि मैसनरी विच फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जबकि चुनाई के दौरान में जो है ना इसको मजबूती, इससे मजबूत बॉन्ड बनता है। ये बात तो समझ लगी, वाइल जबकि मैसनरी कहते हैं चुनाई को, विच फॉर्म्स यानी कि बनाता है, फॉर्म्स एक उसमें वो बनाया हुआ यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, फॉर्म्स बनता है अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गया, बॉन्ड कहते हैं बॉन्ड को, ये है ना, बॉन्ड होता है बेसिकली जोड़, जॉइंट कहते हैं, जैसे आप देखते हैं ना ईंटें जोड़ते हैं जिस लिहाज से लगाते हैं चुनाई करते हैं उसको बॉन्ड कहते हैं। तो उसने बताया इट्स बिकॉम्स, अब ये थोड़ी सी ग्रामर देखनी, यहाँ पे स्पाइसेस का जिक्र किया है जिसे मसाले का इस्तेमाल किया गया है, ये हमें देखना है कि मसाला ही इसमें यूज होता है लफ्ज जो फिल्ड विद, यहाँ पे अगर मसाला है तो यहाँ पर जो है वो
मसाले के लिए मॉर्टर का लफ़्ज़ वैसे उन्होंने स्पाइसेस का किया है, हमें ग्रामर देखनी पड़ेगी, आखिर ग्रामर में स्पाइसेस क्या अभी-अभी काम करते हैं, साथ इसके एडिशनल ग्रामर्स के ऊपर इस वर्ड को कंफर्म भी कर लेते हैं। अभी ये आपके आप समझ लें ना, जब स्टूडेंट्स होते हैं ना तो आपको सर्च भी करनी चाहिए। कुछ आज इंटरनेट का इश्यू आई थिंक आ रहा हुआ है। दोबारा अगेन चेक करता हूँ, आखिर सर्च कर नहीं रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। सेकंड अभी आ रहे हैं। गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं ना जैसे ही आप, गूगल का इश्यू आ रहा है कुछ, आई थिंक सर्वर प्रॉब्लम है। बहरहाल स्पाइसेस के मेन्यू आप गूगल कर दीजिएगा, आई थिंक कि आपको इसका बेटर आंसर हो गया। तो कहते हैं इट्स बिकम्स ईजियर। बिकम्स कहते हैं इसको मतलब कि के हवाले से एक ग्रामर यूज हो रही है। ईजियर कहते हैं आसान होता है, टू कैच इसे पकड़ना, वाइल अच्छा यहाँ भी एक लफ्ज का मशहूर आ गया, ड्यूरिंग, DURING, डूइंग मैशनरी लिखा हुआ है, हाँ ये भी काम ठीक है। डूइंग कहते हैं करते हुए, ड्यूरिंग नहीं है, ये लफ्ज है बेसिकली लिखा हुआ है। वाइल डूइंग मैशनरी वर्क, एक चुनाई का काम करते हुए, है ना, वाइल जबकि इसे पकड़ना आसान होता है। क्या लिखा हुआ है, चुनाई करते वक्त इसे पकड़ना आसान हो जाता है। हो गया। ऊपर वाले के वैसे आपने पढ़ लिया, चुनाई करते वक्त इसमें मसाला बढ़ा जाता है, ठीक है ना, बढ़ा बढ़ जाता है नहीं बढ़ा जाता है, इससे मसाला भर जाता है, ये बात भी कह सकते हैं। फ्रॉग है ना, मसाला भर जाए तो जिससे मजबूत बॉन्ड बढ़ता है दो ईंटों को, इससे भी ग्रिप मिलती है। बहरहाल तीसरा पॉइंट है, इन दिस, इसमें जो है ना, द नेम और स्पेसिफिक मार्क, एक इसके अंदर कंपनी का नाम है ना, जैसे एक मखसूस किस्म का कोई निशान, ऑफ द कंपनी मेकिंग ब्रिक्स, कंपनी का कि जो कि ईंटें बनाती है, इज मेड, ईंट बनाने वाली कंपनी का जो है ना वो इसमें ये मेकिंग बनाने वाले, और ब्रिक्स इज मेड ईंट बनाती है जो, ठीक है ना, ये उसका नाम और मखसूस निशान जो है बना दिया जाता है, मेड बना दिया जाता है, ब्रिक्स ईंट में, मेकिंग कंपनी मेकिंग, ठीक है ना, ईंट बनाने वाली कंपनी का इसमें नाम जो है वो बना दिया जाता है। जैसे ट्रेडमार्क में आप देखते हैं कोई एक नंबर, कोई ABC इस तरह करके अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स वगैरह लिखते हैं, तो वो एक बेसिक ट्रेड मार्क होता है पट्टे का। लास्ट में आता है मटेरियल सेविंग, यानी आप देखें कि ईंट बनाते हुए जितना वो आपका फ्रॉग का निशान होता है उसने ईंट बनाते हुए मट्टी यूज़ नहीं होती, तो मटेरियल में उतनी बचत होती है, इतने हिस्से से आप इकट्ठा कर करके एक आधी ईंट और बना सकते हैं। बहरहाल ये तो एक एक्चुअल क्वेश्चन बताया इसने, पॉइंट जो है। 7 क्वेश्चन में आता है, राइट द फोर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, एक दर्जा अव्वल की ईंट की चार आपने खसूसियात बता दी, चार सिंपल सी यहाँ पे नोट लिखी हुई है। पहले नंबर पे आता है कि ब्रिक शुड मेंटेन, मेंटेन शुड होनी चाहिए, ईंट जो है वो मेंटेन यकसा स्टैंडर्ड साइज म्यारी साइज की, तो ब्रिक जो है शुड होनी चाहिए मेंटेन यकसा स्टैंडर्ड साइज म्यारी साइज की, है ना, तो ईंटें यकसा म्यारी साइज की होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है साल्ट्स, नमकियात कहते हैं, पेबल्स कहते हैं किंकर्स को, किंकर्स होते हैं जो आपने कभी देखे होंगे रेत के अंदर भी या मट्टी के अंदर भी एक पत्थर के संगरेजे, पत्थर जैसी एक बेदंगी शक्ल होती है, ठीक है, जिनके साथ मट्टी पत्थर रेत वगैरह जो है ना वो थोड़ी सी होती है, उसे पेबल्स कहते हैं, यानी वो किंकर्स होते हैं। शुड नॉट बी यूज्ड, इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इन ब्रिक, या शुड कहते हैं चाहिए, तो नोट भी शुड नॉट भी नहीं होने चाहिए, यूज्ड इस्तेमाल, इन ब्रिक्स ईंट में, क्या बताता है, नमकियात और किंकर जो है वो ईंट, ईंटों में जो है ना, किंकर और नमकियात या नमकियात और किंकर जो है वो शामिल नहीं होने चाहिए, है ना, शुड आप यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक, यूज्ड इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, जो में किंकर और नमकियात जो है वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ये शामिल नहीं होने चाहिए। ये लफ्ज़ में थोड़ा-सा फ़र्क तो है, लेकिन आपको समझाने के हद तक लिखा गया है कि उर्दू वाले अपने हिसाब से लिख, ट्रांसलेट नहीं है। ब्रिक शुड प्रॉपर्ली,
ईंटों को बाकायदगी के साथ होना चाहिए क्या? बर्न्ट। बर्न्ट कहते हैं पका हुआ, और बेक्ड। बर्न्ट कहते हैं जलाना, और बेक्ड कहते हैं पकाना। तो बर्न्ट कहते हैं ईंटों को जलाएं, पर प्रॉपरली तौर पर जलाने के लिहाज से कि आप इनको इतना पकाएं, है ना? तो बर्न्ट और बेक्ड लिखा हुआ है, यानी सही। ईंटों की पकाई सही होनी चाहिए, यानी प्रॉपरली होनी चाहिए। ऑल द ब्रिक्स शुड हैव द सेम कलर। तमाम ईंटें जो है ना, उनका रंग जो है वो एक जैसा होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। यहाँ पे हैव द सेम, सेम इन यकसा, तमाम ईंटों का रंग यकसा होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। राइट द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आपने लिखने हैं, यानी अज्जा लिखने हैं ईंट में, ऑफ सॉइल, मट्टी के अंदर, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कहते हैं तैयारी में, ऑफ ब्रिक, ईंट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मट्टी, ठीक है ना? उसमें जो अज्जा होते हैं उनके नाम लिखने। ईंट की तैयारी के वक्त में ना, तब ईंट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अज्जा के नाम लिखें, या इस्तेमाल होने वाली मट्टी के अज्जा के नाम। तो यहाँ पे हम ईंट मट्टी से बनाते हैं, तो मट्टी जो होती है उसमें चिकनी मिट्टी जिसे क्ले कहते हैं, क्ले आपकी होती है 20 to 30%, ठीक है? ये प्रोपोर्शन साथ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जो मतलब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताई गई है कितने परसेंटेज। 20 to 30% सिलिका जो होती है वो रेत होती है, 50 to 60%, ठीक है? उसके बाद आपका आता है लाइम। लाइम चूना होता है, ये 3 to 5%। और अदर इंग्रेडिएंट्स जिसमें आपके 10 to 12% होते हैं, ये कुछ एडिशनल आप इसके अंदर जो है ना केमिकल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना? और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ओवरबर्न्ट ब्रिक। देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में पढ़ी थी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, जिसमें क्लास 1, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, बाद आपने देखा था ओवरबर्न्ट, ये वही ब्रिक्स हैं। ज्यादा जली हुई ईंटें क्या होती हैं? ठीक है? वो कहता है दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स, इस किस्म की जो ईंटें होती हैं, आर ओवरबर्न्ट, ज्यादा जली हुई होती हैं, बी ऑफ विच, की वजह से, देयर शेप्स, इनकी जो शक्लें होती हैं, डेफर टू ट्रेड, ठीक है ना, बिगड़ जाती हैं। है, इनकी शक्लें जो होती हैं वो बनाते वक्त ही बिगड़ जाती हैं। दे कांट बी यूज्ड, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इन मेसनरी, चुनाई में, ठीक है? दे आर यूज्ड एज अ एग्रीगेट, इन्हें बतौर रूढ़ी तोड़कर, ठीक है ना, दे आर यूज्ड, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज अ एग्रीगेट, कहते हैं रूढ़ी को, ठीक है? को तोड़कर। अब तो थोड़ा सा इंग्लिश उर्दू में फर्क तो है, लेकिन हर लिहाज से, अपने लिहाज से बनाई गई है कि ये इजी वर्डिंग में, वो भी इजी वर्डिंग में। इस किस्म की ईंटें जो ज्यादा जली हुई होती हैं, जिसकी शक्ल बिगड़ जाती है, इन ईंटों को चुनाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इन ईंटों को जामा ईंटें कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ जामा, जामा ब्रिक्स। तो यहाँ पे आप वो भी ऐड कर लें, तो इसमें बताया कि ये इतना वर्ड हो जाता है कि आपको और ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना? ईंटों को तोड़कर रोड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द ब्रिक्स इज कॉल्ड एज अ जामा ब्रिक्स, ठीक है? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अंडर बर्न्ट ब्रिक। ये होती है कम पकी हुई ईंटें, कम जली हुई ईंटें, कच्ची ईंटें होती हैं, ठीक है? के बारे में आता है, दे आर आल्सो नोन एज अ पिला ब्रिक्स। जैसे उसको भी आप लिख सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज अ जामा ब्रिक्स। तो ऐसी ईंटों को, आप कम पकी हुई ईंटों को पीला ईंटें कहते हैं। दिस ब्रिक्स आर बर्न्ट, ऐसी ईंटें जो होती हैं ये पकाई जाती हैं पार्शियली, कुछ पकी हुई होती हैं, बर्न्ट ऑन इम्प्रॉपरली बर्न्ट, और कुछ कम पकी हुई होती हैं, यानी ये आधी से भी कम पकी हुई होती है ना? These bricks are burnt partially, ये आधी, पार्शियली कहते हैं कुछ को। अब इंग्लिश में कुछ पार्शियली लिखा है जिसका मतलब कुछ है, लेकिन उर्दू में आधा। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे बर्न्ट हाफली, ठीक है ना? बर्न्ट ऑन इम्प्रॉपरली द मतलब कि लेस देन द हाफली, ऐसा तो नहीं ना, ये वर्ड बनेगा इंग्लिश के लिहाज से। तो बर्न्ट ऑन इम्प्रॉपरली बर्न्ट, ठीक है ना? तो कुछ मतलब कि ये आधी उसने लिखा हुआ है, या कम पकी हुई होती है, या इससे भी मतलब आधी से भी कम पकी हुई होती है। आगे कहते हैं देयर कलर इज वेरी पेल, पेल कहते हैं हल्का रंग, ठीक है ना? इनका कलर जो होता है वो हल्का होता है, ठीक। ये द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ब्रिक्स इज वेरी लो, ताकत होती है बहुत कम होती है, मतलब ये कच्ची ईंटें हैं, इसको मामूली सा उसके ऊपर वजन आएगा या थोड़ी सी चोट लगेगी, तो होती है वो क्रश हो जाएगी, ठीक।
नेक्स्ट इसमें देख लीजिएगा कोई ग्रामर का इशू या कोई वर्डिंग जो टाइपिंग के दौरान में इशू आएगा तो काइंडली वो बता दीजिएगा, इसको मैं फौरी सोल्व कर दूंगा कोडिंग के। तो इसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिंक यूआरएल और मैं डिस्क्रिप्शन में इनको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा। हम मिले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द फोर टेस्ट ऑफ बर्न्ट ब्रेक। ये जो ईंट पक्की हुई ईंट होती है, तो अच्छी ईंट की बात कर रहे हैं, चावल दोम सोम की क्लास 1 2 3। ऐसी ईंटों पे अगर हम टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो पुख्ता ईंट कहते हैं बर्न्ट ब्रिक को, जो सही तरह से प्रॉपरली बेक्ड होती है या बर्न की गई। ये 4 टेस्टों के आपने अप्रोक्सीमेटली 4 ही लिखने पड़ेंगे। अगर 4 से आप 3 लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। क्योंकि ईच पॉइंट अगर 4 पॉइंट पूछे गए हैं तो ईच पॉइंट हाफ पॉइंट का होगा। नंबर जो होंगे हाफ मार्क्स का। इट मीन के 4 आपने पॉइंट लिखे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 3 लिखे तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। 2 लिखेंगे तो आपको 1। ठीक है? अगर कुछ भी आता हो पेपर में, खाली मत छोड़िएगा, जितने पॉइंट्स आते हो कम से कम उतने नंबर अचीव कर लिया करें। बात है इसमें कि ये टेस्ट आपकी जो इसमें आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बेहतर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कर लिया। अब ये टेस्ट कौन से है? पहला आता है टेस्ट फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब कहते हैं जज़ब करने को। तो पानी जज़ब करने का पहला टेस्ट होता है, ठीक है? जिसमें आप 5 सैंपल्स ब्रिक्स की लेते हैं, उसको वेट करके आप पानी के टब में 24 आवर्स के लिए भिगो देते हैं। उसके बाद 24 आवर्स के बाद, ठीक है ना? तो ये बहुत एक लंबा-चौड़ा प्रोसीजर होगा, ये प्रैक्टिकल हम इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, ठीक है ना? तो टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस कहते हैं इसके अंदर जो नमकियात और किंकर वगैरह के असरात पाए जाएं। फ्लोरेसेंस बेसिकली सफेदी होती है। आपने देखा होगा जब कभी हम चुनाई करने के बाद देखते हैं तो ईंट के सरफेस के ऊपर एक सफेद सफेद पाउडर की शक्ल में एक फॉर्म कलर सा आ जाता है। कलर भी बोलते हैं फ्लोरेसेंस को, और इसको आप सफेदी भी बोलते हैं। ये कोई कलर रंग नहीं होता, ये बेसिकली ऐसे नमकियात होते हैं जो ईंट पानी अब्जॉर्ब करने के बाद के जो ये नमकियात होते हैं उसको सरफेस पर छोड़ देती है। तो ये टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोरेसेंस, इससे हम ईंटों में किंकर और नमकियात जो होते हैं वो मतलब इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। ये क्लियर करना पड़ेगा, ये टेस्ट का नाम नहीं है आई थिंक। यहाँ पर जो है ना इसको करेक्ट कर लूंगा मैं। जगह पे टेस्ट का नाम होना चाहिए कि नमकियात को चेक करने वाला टेस्ट है। इसको ठीक, बल्कि वो मुझे लग रहा है नीचे लिख दिया गया है, देखा ये मिस्टेक हुई। यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि नमकियात की मौजूदगी का टेस्ट जो है वो यहाँ पर आना है। आप करेक्ट कर लें, ठीक है? नमकियात की मौजूदगी का टेस्ट यहाँ पे ऐड कर लें, मैं इसको दुरुस्त कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब आपने खुद दुरुस्त कर लेना है। अब वीडियो को सुनेंगे तो आप इस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं, और बाकी मैं इसको खुद करेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम नोटपैड के पास रखता हूँ, कोई नोटबुक, ताकि मैं इनको मेंशन लिखता रहूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार रीड करूँगा इनसे। टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये होता है कंप्रेसिव कहते हैं दबाव की कुवत। और ये देखें, ये जुकाउज का टेस्ट जैसे होता है फ्लैक्सियर टेस्ट, इसी तरह से यहाँ पर आपका आएगा दबाव का टेस्ट। हम ईंट के दबाव की ताकत मालूम करते हैं। तो अब फ्लेक्सचर में हमने जैसे मैंने बताया झुकाव का टेस्ट में ईंट को लंबाई के रुख रखते हैं, इसमें ईंट को जो है वो चौड़ाई के रुख रखते हैं। इसके बाद आता है अब्रेशन टेस्ट, ये आपका घिसाव का टेस्ट होता है। इसमें ईंट के ऊपर रगड़ पैदा करके देखते हैं कि ईंट घिसती है तो उसकी सरफेस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता, ठीक है? ये घिसाव का टेस्ट। नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है? एक सेकंड करता हूँ ताकि मुझे इनके बारे में पता चले। अभी जो हमारा क्वेश्चन 11 है, ये इसको ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11। मैं अभी वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद ही इसको करेक्ट कर लूँगा, अब दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत। नेम द 4 टाइप्स ऑफ टाइल्स। 4 किस्म की टाइलें हैं, टाइलों की 4 किस्मों के नाम हमने लिखने हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाएँगे, आपको 4 मिलेंगे ही नहीं, 3 होंगे। एक हमने खुद इस पे ऐड कर दिया, एक तो होता है ड्रेन टाइल होती है, ड्रेन पाइप को कहते हैं, पाइप नुमा बनी हुई। एक होती है फ्लोर टाइल जो फर्शी टाइल होती है, फर्शों पे लगाने के लिए। एक होती है रूफ, छतों पे लगाने के लिए, ढाँपने के लिए। एक हमने इसमें ऐड कर दी है ग्लेज़ टाइल, अपनी तरफ से लिख दी है। 3 वैसे बुक में है तो आप 3 भी लिख देंगे, तो ये इतनी ही है, अब चौथी तो नहीं ना हम ऐड कर सकते। बहरहाल अगर आप गूगल सर्च करें तो मे बी हमें इसके नाम भी मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
नेम दी सेकंड यहाँ पे मिस दी टाइप्स ऑफ टाइल्स। आज मैंने आपको बताया जैसे कुछ इंटरनेट इशू है, बिल्कुल वही प्राइवेसी एरर आ रहा है। आई थिंक ओवरऑल आ रहा है ये कोई प्ले स्टाइल। चलिए आगे देखते हैं, आप सर्च कीजिएगा इस तरह से। आगे क्वेश्चन आता है डिफाइन फायर ब्रिक्स। फायर ब्रिक्स होती है जैसे एक आपने सिंपल ब्रिक्स देखी, उसकी 5 क्लासिफिकेशंस देख ली। ये ईंट होती है जिस भट्टे में ईंट तैयार की जा रही होती है, भट्टा जिस ब्रिक से बनता है उसे आतशी ईंट कहते हैं, फायर ब्रिक्स कहते हैं, आतशी ईंट। आर्शीट होती क्या है कि ब्रिक्स मेड फ्रॉम कंबस्टिबल, कंबस्टिबल कहते हैं आतशी मट्टी को, ठीक है ना, आतशी मट्टी। ऐसी ईंटें जो बनाई जाती हैं आतशी, जो आपकी क्ले कंबस्टिबल क्ले कहते हैं आतशी मट्टी, और कार्ल्ड फाइव ब्रिक्स, जो इनसे बनाई जाती है उन्हें कहते हैं फायर ब्रिक्स, यानी आतशी ईंट कहा जाता है। अब इसमें जो है ना इग्नियस जो है ना सॉइल, ये आपकी आछी मट्टी, इसको इग्नियस भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंटेन हाइड्रेटेड, इसके अंदर जो है ना वो मुश्तमिल होती है हाइड्रेटेड सिलिकेट 25 to 30%, इसमें 25 to 30% जो है वो हाइड्रेटेड सिलिकेट्स होते हैं इस ईंट को बनाने में, ठीक है ना, इस्तेमाल होता है। और एल्यूमिना जो होता है इसमें 5 to 75% रेशो में फर्क आ जाएगा, ठीक है ना, सिलिका। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये आगे मुझे लग रहा है कुछ ना हो गई, 35% सिलिका शामिल होता है, तो प्रोविंट हो, अच्छा ठीक हो गया। उसने बोला इग्नियस सॉइल जो होती है इसमें हाइड्रेटेड सिलिकेट के एल्यूमिना इसमें 25 to 30% शामिल होता है, ठीक है ना, अच्छी मट्टी में एल्यूमिना के हाइड्रेटेड सिलिकेट्स होते हैं एल्यूमिना की, ठीक है ना। और जो आपका सिलिका होता है वो 65 to 75%। इट आल्सो कंटेन, और इसमें ये भी मुश्तमिल होता है क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्केली, छोटे छोटे मिकदार के, मामूली मिकदार की अल्कली भी शामिल होती है, तो साथ देख लीजिएगा, ठीक है। बाद वो कहता है यहाँ पर फ्लेमेबल सॉइल कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। फ्लेमेबल कहते हैं बर्दाश्त कर सकती है, ये विथस्टैंड होगा, फ्लेम तो कहते हैं अच्छी ईंटें, इस तरह की ईंटें काफी ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सच ब्रिक्स कैन विथस्टैंड टेम्परेचर, और ये जितना दर्जा हरारत बर्दाश्त करती हैं अप टू 2000 डिग्री, जो आपका सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकती है। नेक्स्ट आता है गिव द कंपोजिशन। ये बात हो रही थी कि अगर ईंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ साथ कंपोजिशन बताई जाए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन एक पीछे आया था उस जैसा ही है, सेम है। जैसे इसमें आपके लिए कितना आपने मतलब कि इसका आपने कंपोजिशन भी बतानी है कि आपने इसमें अज्जा कितने तनासब से डाले हैं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उसमें आप चाहे उस तरह के क्वेश्चन में जहाँ कंपोजिशन ना पूछी जाए वहाँ पे आप ये परसेंटेज ना लिखिएगा, और जहाँ पे ये कंपोजिशन पूछी गई है ना, अर्थ यूज फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पर आपने साथ ये परसेंटेज मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनलिस्ट द हार्मफुल। हार्मफुल कहते हैं इसके अंदर नुकसानदा इंग्रेडिएंट्स अज्जा इन अर्थ फॉर, मतलब मिट्टी के अंदर फैब्रिक मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग, ईंट की तैयारी के दौरान में इसमें जो इस्तेमाल होने वाले मट्टी में शामिल नुकसानदा अज्जा हमने बताने हैं वो कौन से। एक तो चूना जो हम शामिल करते हैं 3 to 5%, ये भी अगर अजाफा इसका कर दिया जाए, एक्सीड कर दिया जाए इसकी क्वांटिटी को, ये फिर उस वक्त में हमारे लिए हार्मफुल है। नंबर 2 पे आते हैं पेबल्स ऑफ स्टोन्स एंड ग्रेवल्स। ग्रेवल्स संग्रेजी होती है और पेबल्स आपके पत्थर के टुकड़े, या जैसे भी हम इसको देख चुके हैं, किंकर है ना वो, तो इस तरह देख लीजिए। ऑर्गेनिक मैटर नामियाती मादे होते हैं, और साल्ट एंड अल्कलीज यानी तेजाबियत और असासियत, नमकियात और असास की बात हो रही है ना। नमकियात में तेजाबियत पाई जाती है और असासियत असास है, तो नमकियात और असास की मौजूदगी भी खतरनाक है। आयरन पायराइट की मौजूदगी भी खतरनाक है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी अब सॉरी ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। इतना किया जाता है 3 to 5%, लेकिन अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। बात है राइट दी 4 क्वालिटीज ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक। आई थिंक हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक की कुछ पढ़ी थी, तो इसीलिए आज से सेकंड क्लास भी होती है दर्जा दोम की।
टाइप ऑफ ब्रिक शुड हैव स्टैंडर्ड साइज, ये वही सेम है, ईंटों का साइज म्यारी होना चाहिए। देयर सरफेस शुड बी क्लियर, इनकी जो सतह होती है ना, ईंट की सरफेस जो होती है वो बिल्कुल ही क्लियर साफ हो। एंड एजेस, और इसके जो किनारे होते हैं, शुड बी, एस एच ओ यू गायब हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, मैंने इसकी अभी करेक्शन जैसे आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 को भी मुझे, बाकी मैं फिर से सारे रीड कर लूंगा जो दर्जा दोम की ईंट की खसूसियत में एक जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, देयर सरफेस शुड बी क्लियर एंड एज शुड बी, ठीक है ना, ये भी शुड ही है, होने चाहिए स्ट्रेट, सीधे होने चाहिए। मेकिंग राइट एंगल, यानी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए, अमूदन हो। अ यूजुअल चेंज इन एक्सेप्टेबल, मामूली सी जो तब्दीली होती है ना वो इसमें काबिल कबूल है। अ यूजुअल, मामूली सी चेंज होती है, इसमें तब्दीली जो है, इज एक्सेप्टेबल, वो काबिल कबूल होती है। ट्राइवल क्रैक्स जो कहते हैं कि इसकी खराशें जो आती हैं इसकी सतह पर, मामूली सी ट्राइवल, मामूली सी क्रैक्स खराशें ऑन द सर्फेसिस, इसकी सतह पर, किसकी, और ब्रिक्स, ईंट की, इज एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल है, लेकिन दर्जा अव्वल में नहीं। उसके बाद कहते हैं अ बेल लाइक स्वीट साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड, एक घंटी जैसी सुरीली आवाज शुड बी, यानी कि शुड भी आनी चाहिए, बी प्रोड्यूस, पैदा होनी चाहिए, बाय कोलाइडिंग, मतलब आपस में ना दोनों के, टू ब्रिक्स, दोनों ईंटों को कोलाइडिंग कहते हैं टकराने से, आई थिंक, है ना, टकराने के, टू ब्रिक्स, दो ईंटों को टकराने से प्रोड्यूस, पैदा होनी चाहिए, टू ब्रिक्स, दो मतलब कि ईंटों को, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दो ईंटों को टकराने से, कोलाइडिंग होगा यहाँ पे टकराने से, ठीक है ना, प्रोड्यूस पैदा होती है, होनी चाहिए, घंटी जैसी, जो है दो ईंटों को आपस में टकराने से घंटी जैसी सुरीली आवाज पैदा होनी चाहिए। अगला सवाल आता है, राइट फॉर्मूला फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स, ईंट में पानी को जज़ब करने का जो एक फार्मूला होता है वो ये होता है, W2 होता है वेट पानी अब्जॉर्ब करने के बाद का, W1 वो होता है कि पानी अब्जॉर्ब करने से पहले का, और इसी तरह ये फार्मूला इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करें, और ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दर्जा अव्वल की ईंट के लिए वाटर अब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिफाइन अ टर्म टाइल, इस्तिलाही तौर पर, टर्म्स कहते हैं इस्तिलाह को, तो टाइल की डेफिनेशन पूछी। वेरियस शेप मेड ऑफ अ हाई क्वालिटी, वेरियस, वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की शेप्स, शक्लें होती हैं, मेड ऑफ बनाई जाती हैं, हाई क्वालिटी सॉइल, अच्छी या आला किस्म की मिट्टी से, टू कवर द सरफेस, ढांपने के लिए, दी सरफेस, सतह को ढांपने के लिए, ऑफ बिल्डिंग, इमारत की सतह को, ठीक है ना, आर कॉल्ड टाइल्स, में आप पतली जो होती है आपकी वो ईंट कहलाती है, टाइल्स कहलाती है, सिंपल बात है। इमारत की सतह को ढांपने के लिए अलग किस्म की मिट्टी से बनाई गई ईंट, पतली ईंट लिखी हुई है ना, यहाँ पे इस तरह का कोई जिक्र नहीं, बस कहा गया बनाई गई जो होती है वो ईंट कहलाती है, वो टाइल कहलाती है, तो मिट्टी से बनाई गई टाइल कहलाती है, ठीक हो गया। कवर करते हैं जल्दी से, एक स्टेट द टेस्ट ऑफ फ्लोरेसेंस जो आपकी होती हैं इसमें टेस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट 5 ब्रिक्स आपने लेनी है, सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट, चूज करनी है इसके लिए, फ्लोरेसेंस टेस्ट करते हुए, जिसमें बताया था दीज ब्रिक्स आर केप्ट, फिर इन ईंटों को रखा जाता है एंड्स, किनारों के हिसाब से, इन वाइड डिश, एक डिश के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ खुले पैंदे में बर्तन में सिरों के बल रख दिया जाता है, दैट इज क्लीन, वो ये जो पानी की बात हो रही है कि जो साफ हो, यहाँ पे लिखा भी होगा फॉर्म साल्ट salinity is maintained when this quantity of water gets dry, वो कहता है इसके बाद जब आप इसको पानी में रखते हैं ना, तो ये जब पानी खुश्क हो जाता है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, 3 सेंटीमीटर आपने पानी डाल के उसमें ईंटों को स्तरों के बल रख देना है लंबाई में, ठीक है ना, इस तरह। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का पानी जब सूख जाएगा तो उसके बाद उसने कहा यहाँ पे द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर इतना ही पानी आपने फिर अगेन दोबारा भर देना है, व्हेन दिस क्वांटिटी टू, और जब ये यानी कि तादाद भी आपकी खुश्क हो जाए, ठीक है ना, गेट ड्राई, द ब्रिक्स आर प्रॉपर्ली एग्जाम्ड, एग्जामिन कहते हैं, आप इसके बाद आपने उस ईंट को बकायदा इसका जो है मुआयना करना है, द क्वांटिटी ऑफ सैलिनिटी इज यानी कि कैन बी डिटरमाइंड, आप खुद देख सकते हैं इसकी सतह पर, बाय द साल्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक, वो जो आपकी नमकियात होंगी वो इनकी सतह के ऊपर आ जाएंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। और राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ
राइट द 5 अच्छा इसका क्वेश्चन देख लें। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिक्स ये अब आपको लिंक बता रहा हूँ इसको आप देख लीजिए टाइम शॉर्ट है आज वैसे भी नमाज जुम्मा का टाइम है ठीक है राइट द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ गुड आपकी जो है ना क्लियर टाइल्स 5 प्रॉपर्टीज होती हैं एक आपके टाइल शेप फॉर्म साइज शुड बी सेम ठीक है ना इनकी बनावट फॉर्म के लिहाज से और साइज के लिहाज से एक जैसी होनी चाहिए ऑल टाइल शुड हैव सेम कलर सबका रंग एक जैसा हो इफ टाइल्स ब्रेक जब टाइल को तोड़ा जाए द ब्रोकन पार्ट शुड लुक स्मूथ ईंट की जो सतह होती है वो बिल्कुल हमवार नजर आए इन्हें तोड़ा जाए तो टूटे हुए इससे मुलायम हो द टाइल शुड लॉन्ग लास्टिंग देर पर होनी चाहिए एंड हार्ड एनफ और सख्त मजबूत भी होनी चाहिए द टाइल शुड प्रॉपरली बी बल्ट उन्हें बाकायदगी के साथ अच्छी तरह से पकी हुई व्हाट आर द 4 यूजेस ऑफ टाइल कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं किस लिए मड रूफ के लिए मट्टे की छतों के लिए कच्ची ईंटें जो छतें होती हैं कवरिंग द रूफ छतों को ढांपने के लिए फ्लोर कवरिंग यानी फर्श को ढांपने के लिए और वॉल कवरिंग दीवारें ढांपने के लिए राइट द फॉर्मूला आखिरी सवाल बस इस पे एंड करना है हमने ईंट के जकाऊ जो फ्लेक्जर टेस्ट का फॉर्मूला है वो यहाँ पे जो आपको लिखवा दिया गया कर लीजिएगा ये 9 अक्टूबर को अपडेट था इसमें अपडेट कर देता हूँ आज की डेट डाल के भी क्योंकि जो करेक्शंस जो होती हैं वो इस पे इंशाल्लाह वो करता हूँ कि आपको जो है वो क्वेश्चन समझ आए होंगे बाकी वेबसाइट में जहाँ से मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा अगर फिर भी कोई गलती कोई मिसिंग वगैरह चीज़ होती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्वेश्चन चैप्टर का नाम विद कोड आप मेंशन करेंगे ना चैप्टर नंबर 1 और पहले कोड लिख दें सेवल 153 और फिर लिखे चैप्टर नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर लिख के बताएं कि इसमें मिस्टेक तो खुद चेक कर लूंगा एग्जामिन कर लूंगा इससे पहले कि आप मुझे रेफरेंस जरूर बताइएगा तो उसी वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 में उसी में जाके बता दें क्वेश्चन नंबर फलाने में जो भी नंबर मैं उसको करेक्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आपके साथ में मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा